and today we'll be dealing with transfer of suits which has been provided under section 22 to 25. So students, we will be seeing today that once the matter is transferred, once the matter is filed in a particular court, then in that case whether that particular matter be transferred to some another court, and who is going to ask for the transfer of such basically suit, and to which court the matter to be transferred, that is what we are going to see today. Now let us see the applicability of section 22, because from section 22 to 25 we are going to see today. Now that section 22, what does section 22 says and when does it apply? This section applies where the plaintiff has the option to sue in two or more of the court and has instituted the suit in one such कोर्ट। जब प्लेंटिफ के पास में ये ऑप्शन होता है कि वो सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए, पिक्यूलियर जुरिस्डिक्शन को देखते हुए, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को देखते हुए दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स में मान लीजिए मैटर फाइल कर सकता है, और ऐसे ही किसी एक कोर्ट को उसने चुना है जहां पे वो ये मैटर फाइल कर रहा है, देन इन दैट केस वहां पे ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये अप्लाई होगा। अब बेसिकली अगर हम देखें तो सेक्शन 22 में ये कुछ बातें होना जरूरी है, तभी जाके सेक्शन 22 यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले दो या दो से ज्यादा कोर्ट जिसमें कि सूट इंस्टीट्यूट किया जाना है। दूसरा, प्लेंटिफ जो है उसने ऐसे ही किसी एक कोर्ट में सूट फाइल कर दिया है। नेक्स्ट, डिफेंडेंट जो है उसने क्या करना है, ट्रांसफर का एप्लीकेशन लगाना है कि मैटर जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। अब डिफेंडेंट ही क्यों लगाए बेसिकली ट्रांसफर का एप्लीकेशन, क्योंकि प्लेंटिफ जो है उसने तो चूज कर लिया है फोरम, और उसने जो है डिसाइड कर लिया है कि एक पर्टिकुलर कोर्ट में मैं मैटर फाइल करूंगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोर्ट को टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर को लेके जुरिस्डिक्शन है। तो ऐसे वक्त में व्हाट द प्लेंटिफ इज डिसाइडेड कि कौन से फोरम के सामने मेरा मैटर जो है वो जाना है। डिफेंडेंट जो है बेसिकली अगर उसको इनकन्वीनियंस कॉज होता है तो वो इनकन्वीनियंस को देखते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि डिपेंडेंट कोर्ट में आना चाहिए, तभी तो हमको इफेक्टिव रेमेडी मिल सकेगी, है ना। तो ऐसे वक्त में डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यदि डिफेंडेंट मान लीजिए किसी कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहता है और ये वो कोर्ट है जहां पे प्लेंटिफ ने सूट फाइल नहीं किया है, देन इन दैट केस डिफेंडेंट क्या कर सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है उस पर्टिकुलर मैटर को दूसरे कोर्ट में। अब दो बातें इंपॉर्टेंट है कि जहां प्लेंटिफ ने मैटर फाइल किया था वो भी अपने आप में कॉम्पिटेंट होना चाहिए ताकि वो मैटर को डील कर सके। दूसरा, जहां डिफेंडेंट चाहता है बेसिकली कि मैटर ट्रांसफर हो जाए, या फिर जिस कोर्ट के सामने डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन मूव किया है फॉर ट्रांसफरिंग दैट पर्टिकुलर मैटर, ये दोनों भी कोर्ट जो है अपने आप में कैसे होने चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट होने चाहिए। द सूट मस्ट बी पेंडिंग इन द फर्स्ट कोर्ट, जो भी पहला कोर्ट जहां पे प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया है वो कोर्ट में मैटर जो है वो क्या होना चाहिए, पेंडिंग होना चाहिए, तभी तो जाके डिफेंडेंट जो है वो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर का एप्लीकेशन लगाएगा और तभी उसको कोई मतलब भी होगा। Next, the defendant must serve a notice to the plaintiff. Now, defendant, because has moved an application to get the matter transfer, then in that case, he have to intimate to the plaintiff that I have moved an application for transferring that particular matter. And accordingly, the defendant must serve a notice to the plaintiff. Likewise, the plaintiff at the time of filing of the institution have served the notice to the defendant. In the similar way, the defendant is also have to serve the notice to the plaintiff, notice in respect to making of an application for transfer of the suit from one court to the another, or requesting this new court, the second court, to entertain the matter. Now, transfer application must be made at the earliest possible opportunity, that is before the settlement or at the settlement of the issue. ये जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है ये जल्द से जल्द स्टेज में किया जाना चाहिए। अब जल्द से जल्द स्टेज कौन सी हो सकती है, तो जल्द से जल्द स्टेज जो है वेरी मोमेंट जब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है तो उसके तुरंत बाद की हो सकती है, या फिर WS फाइल करते वक्त की हो सकती है, या फिर जब सेटलमेंट ऑफ इशू हम कर रहे हैं, या फिर हमको सेटलमेंट करने से पहले की जो स्टेजेस होती हैं वो सब स्टेजेस ऐसी स्टेजेस होती हैं जहाँ पे अगर हम कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो हमने करना चाहिए। तो यहाँ पे हम किस तरीके का चेंज चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कि मैटर ही ट्रांसफर हो जाए, है ना, दूसरे कोर्ट में। देन इन दैट केस इस तरीके का जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है ये भी किया जाना चाहिए एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी।
Next is the court to which such a suit is sought to be transferred must be subordinate to the court transferring it. कहने का मतलब है जिस भी कोर्ट में हम ये मैटर को ट्रांसफर कर दो, ये एप्लीकेशन मूव करने जा रहे हैं, वो बेसिकली कोर्ट हायर अथॉरिटी में होना चाहिए, तभी जाके वो सबॉर्डिनेट कोर्ट को या अपने बेसिकली दूसरे किसी कोर्ट को क्या दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है ना, कि मैटर को मत सुनो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ आपसे, या तो मैं ले रहा हूँ या मैं इसको किसी दूसरे कोर्ट के पास भेज रहा हूँ एंटरटेनमेंट होने के लिए। तो कहने का मतलब है कोर्ट टू विच सच सूट इज सॉट टू बी ट्रांसफर्ड मस्ट बी सबॉर्डिनेट टू द कोर्ट ट्रांसफरिंग इट। अब जो भी कोर्ट बेसिकली ट्रांसफर कर रहा है मैटर को, जिसके सामने हमने ट्रांसफर का एप्लीकेशन लगाया है, वही कोर्ट बेसिकली कहा जाएगा कि ये ट्रांसफरिंग कोर्ट है। तो ये जो ट्रांसफरिंग वाला कोर्ट है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा ऊपर की रैंक का होना चाहिए और ये डायरेक्शन देगा अपने से सबॉर्डिनेट कोर्ट को कि मैटर को ट्रांसफर कर दो, इधर से निकाल के दूसरे कोर्ट में भेज दो या मेरे पास भेज दो। The court to which such suit, appeal or a proceeding is transferred must be competent one। और ये जो कोर्ट है ट्रांसफरिंग कोर्ट, फिर चाहे ये मैटर अपने पास बुला ले या किसी दूसरे सबॉर्डिनेट कोर्ट को दे दे, जिस भी कोर्ट के पास में ये देगा वो कोर्ट जो है क्या होना चाहिए, सबॉर्डिनेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रांसफरिंग कोर्ट को। नाउ नेक्स्ट इज ये ट्रांसफर का एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए टू द अपीलेट कोर्ट टू विच द सेवरल कॉम्पिटेंट कोर्ट हैविंग अ जुरिस्डिक्शन आर सबॉर्डिनेट, यानी कि बहुत से ऐसे कोर्ट हैं जिनके ऊपर एक अपीलेट कोर्ट है। ये बहुत सारे कोर्ट ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटेंट हैं, जुरिस्डिक्शन रखते हैं, मैटर को एंटरटेन कर सकते हैं, पर इनके ऊपर एक कोर्ट है। तो इनके ऊपर एक जो कोर्ट है उसके पास में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपील भी फाइल करने जाएंगे अगेंस्ट द ऑर्डर और द डिक्री पास्ड बाय दीज सबॉर्डिनेट कोर्ट। साथ ही साथ ये जो अपीलेट कोर्ट है इसी के पास में हम ट्रांसफर का एप्लीकेशन करेंगे और ये जो अपीलेट कोर्ट है ये डिसाइड करेगा कि ये मैटर हमारा वो एंटरटेन करेगा या दूसरे किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा। हाई कोर्ट में कब हम बेसिकली ट्रांसफर का एप्लीकेशन मूव करते हैं, जब हमारा मैटर अपीलेट कोर्ट में चल रहा हो और बहुत से अपीलेट कोर्ट हो जो कि एक ही हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में आते हो। तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट के पास में मैटर ट्रांसफर करने का एप्लीकेशन लगाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए हम हाई कोर्ट में तब भी एक्चुअली देखा जाए तो ट्रांसफर का एप्लीकेशन लगाएंगे जब जिस भी कोर्ट में हमारा मैटर फाइल हुआ है लोअर कोर्ट में, वो कोर्ट एक्चुअली स्टेट हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेशन में आता है और मान लीजिए पर्सन जो है वो किसी दूसरे स्टेट के कोर्ट में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहता है और यदि ये मैटर ट्रांसफर करा लेना चाहता है, डिपेंडेंट जो है मान लीजिए पंजाब में रहता है और हम जो है वो नागपुर में रहते हैं, हमारे लिए मैटर जो है वो हमने हमारे लिए हाई कोर्ट जो है वो हायर कोर्ट है और ऐसे वक्त में अगर मान लीजिए डिफेंडेंट क्या करना चाहता है, मैटर को ट्रांसफर करवा लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा, जिस भी कोर्ट में मैटर इंस्टीट्यूट किया गया है, मैटर फाइल किया गया है, वो कोर्ट कौन से हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है, उस हाई कोर्ट में ट्रांसफर का एप्लीकेशन मूव किया जाएगा। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23 to what court the application lies. Now come to section 24 students. What does section 24 says? 24 deal with the general powers to transfer and withdraw। ये जो पावर है ये अवेलेबल होता है टू दी हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जिसके तहत हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैटर को ट्रांसफर करते हैं या विड्रॉ करते हैं। फिर ये बेसिकली प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी तरीके की ये जो सूट है किसी भी तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये सूट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये अपील हो सकता है या फिर अदर प्रोसीडिंग्स हो सकता है। तो न सिर्फ सूट बल्कि अपील और अदर प्रोसीडिंग्स भी ट्रांसफर की जा सकती है या फिर विड्रॉ की जा सकती है। अब ये जो मेथड होता है बेसिकली ट्रांसफर करने का, ये दो तरीकों से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला एक तरीका होता है जिसमें कि पार्टी खुद बेसिकली एप्लीकेशन मूव करती है, जिसे हम कहते हैं मेथड बाय वे ऑफ एक्ट ऑफ पार्टीज, जिसमें कि पार्टी खुद एप्लीकेशन मूव करेगी और मैटर को ट्रांसफर करवा लेगी। दूसरा, अगर कोर्ट को खुद ऐसा लगता है, ओन मोशन में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये मैटर जो है इस कोर्ट से निकाल के दूसरे कोर्ट में भेज दिया जाना चाहिए या इस कोर्ट से निकाल के अपने पास बुला लिया जाना चाहिए या अपने पास बुलाया हुआ मैटर वापस से दूसरे कोर्ट में भेज दिया जाना चाहिए,
देन इन दैट केस इस तरीके से ओन मोशन या फिर एक्ट ऑफ पार्टीज के ऊपर कोर्ट जो है वो ट्रांसफर के एप्लीकेशन के ऊपर एक्ट करता है। नाउ इसेंशियल आफ्टर द ट्रांसफर एप्लीकेशन इज मेड बाय द पार्टीज। एक बार जब हम ट्रांसफर का एप्लीकेशन पार्टीज कर देती है कोर्ट में, तो उसके बाद में कोर्ट को दो बातें इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाना चाहिए कि भाई सामने वाली पार्टी ने मैटर को ट्रांसफर करने का एप्लीकेशन मूव किया है, और अगर आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आपने आके वो ऑब्जेक्शन रेज करना है। इट मीन्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज टू बी गिवन टू द पार्टीज। नेक्स्ट, जो भी कोर्ट ट्रांसफर कर रहा है मैटर को सुमोटो, अगर कोर्ट ट्रांसफर करता है मैटर को सुमोटो, ऐसे वक्त में अपोजिट पार्टी को नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। इट इज ओनली व्हेन द मैटर इज ट्रांसफर्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज giving of the notice is important. Next is court's power to withdraw suit, appeal or other proceedings. Court may withdraw any suit, court may withdraw any appeal, court may withdraw other proceedings which are pending in any court which are subordinate to it. And after such withdrawal और withdrawal के बाद एक तो कभी भी सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग्स जो भी पेंडिंग है सबॉर्डिनेट कोर्ट में उसको विड्रॉ कर किया जा सकता है। विड्रॉ करने के बाद में क्या करेंगे? विड्रॉ करने के बाद में ये जो कोर्ट है वो क्या करेगा? वो खुद ट्राई करेगा और मैटर को डिस्पोज ऑफ करेगा, या फिर वो ट्रांसफर कर देगा कॉम्पिटेंट सबॉर्डिनेट कोर्ट को। वो मैटर एक कोर्ट से लेके यानी उस कोर्ट से विड्रॉ करेगा और किसी दूसरे कॉम्पिटेंट अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास में रेफर कर देगा for the purposes of trial and disposal. Next is retransfer the same from which it was withdrawn. मैंने अभी आपको इसके पहले वाली स्लाइड में बताया था कि कोर्ट जो है सुमोटो सोचता है कि ये मैटर जो है मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, ये पर्टिकुलर कोर्ट जो है ये इसको नहीं डिसाइड कर पाएगा, एंड अकॉर्डिंगली ये कोर्ट जो है उसको विड्रॉ कर लेता है। लेटर ऑन वो उसको वापस से उसको रीट्रांसफर कर सकता है फॉर द पर्पसेस ऑफ trial and disposal of that particular matter if the court is satisfied to that extent. Next is important point which are relating to the power to withdraw and transfer of the suits. अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ द सूट या विड्रॉल की, तो हमको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। एक तो विड्रॉल या ट्रांसफर किसी भी स्टेज में किया जा सकता है। किसी भी स्टेज में, कौन से स्टेज में? मैटर के स्टेज में। मैटर में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? सबमिशन, हेयरिंग, है ना, आर्ग्यूमेंट, एविडेंस, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ऑर्डर, इस तरीके के स्टेजेस होते हैं। तो ये जो स्टेजेस होते हैं इनमें से कोई भी स्टेज क्यों ना हो, हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली मैटर को विड्रॉ करवा सकते हैं या फिर ट्रांसफर भी करवा सकते हैं फ्रॉम वन कोर्ट टू दी अनदर। अब ये जो सुपीरियर कोर्ट होता है, सुप्रीम नहीं बोल रही हूँ, सुपीरियर कोर्ट होता है, वो मैटर को ट्रांसफर करते वक्त में जब वो कभी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैटर को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करते वक्त में कुछ डायरेक्शंस इशू कर सकता है। एंड जब ये डायरेक्शंस इशू करता है तो वो या तो मैटर को डे नोवो ट्रायल कंडक्ट करने के लिए बोल सकता है, या फिर जिस पॉइंट में बेसिकली ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस पॉइंट में, क्या स्टेज जो है उस वक्त मैटर की जब इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, उस स्टेज से प्रोसीड फॉरवर्ड करने का डायरेक्शन दे सकता है। अब बात आती है कि डी नोवो ट्रायल मतलब क्या? तो डी नोवो ट्रायल का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो ट्रांसफरर जो कोर्ट है वो क्या करेगा? ट्रांसफरी सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्शन देगा मैटर ट्रांसफर करते वक्त में कि या तो आपने क्या करना है, या तो आपने पूरा का पूरा मैटर को वापस से चलाना है, या फिर जिस पॉइंट पे मैंने आपको ट्रांसफर किया है उसी पॉइंट से फर्दर इसको आगे प्रोसीड फॉरवर्ड करना है। द प्रोसीडिंग्स जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड अदर प्रोसीडिंग्स में, उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर भी आता है। कहने का मतलब है हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री या ऑर्डर के तहत भी मैटर जो है वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो है वो उसी कोर्ट में फाइल करते हैं जिस कोर्ट ने डिक्री दी है, लेकिन यदि डिक्री में जो सब्जेक्ट मैटर है प्रॉपर्टी वो यदि किसी दूसरे कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है, तो ऐसे वक्त में पहले कोर्ट जिसने डिक्री पास की है उसके लिए पॉसिबल नहीं है उस डिक्री को एग्जीक्यूट करना। तो ऐसे वक्त में क्या करा सकते हैं? हम मैटर को ट्रांसफर करा सकते हैं दूसरे जिस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट है उस कोर्ट में हम मैटर ट्रांसफर कर देंगे और बोलेंगे कि आप इसको क्या कर दो? एग्जीक्यूट कर दो।
Next is the court of additional and the assistant session judge is deemed to subordinate to district court. नॉर्मली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये कैसे माने जाते हैं? इक्वल रैंकिंग के माने जाते हैं और इन एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे पावर्स जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइज करता है. बट यहाँ फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस सेक्शन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्कुल वैसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसा कि असिस्टेंट जज होता है और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट माना जाएगा एडिशनल एंड असिस्टेंट जज. Next is a suit or a proceeding can be transferred from a court which has no jurisdiction to try it. एक तो डेफिनेटली हमको पता है कि हम कॉम्पिटेंट कोर्ट का कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट है तो हम उसमें एक कोर्ट से निकाल के मैटर दूसरे कोर्ट में डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड दूसरा भी कोर्ट कैसा होना चाहिए? कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाला होना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मान लीजिए प्लेंटिफ ने ऐसे किसी कोर्ट में सूट फाइल कर दिया है जिसको जुरिस्डिक्शन नहीं है एंटरटेन करने का, देन इन दैट केस डिपेंडेंट जो है वो ट्रांसफर का एप्लीकेशन करवा के क्या कर सकता है? मैटर को ट्रांसफर करा सकता है. या फिर मान लीजिए प्लेंटिफ ही खुद जिसने सूट फाइल किया है, यदि वो कोर्ट में फाइल करने के बाद में जब पहुंचता है तो कोर्ट बोलता है कि आई एम नॉट अ प्रॉपर फोरम, बेटर यू प्रोड्यूस इट बिफोर दी प्रॉपर कोर्ट, तो ऐसे वक्त में कोर्ट भी उस मैटर को ट्रांसफर कर सकता है और चाहे तो प्लेंटिफ भी डिस्कवर करने के बाद में कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे द्वारा फाइल कर दिया गया है मैटर आपके यहाँ पे भले ही, बट आप इस मैटर को क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो बिफोर द प्रॉपर कोर्ट. नाउ ये जो बेसिकली पावर होता है कोर्ट का ट्रांसफर करने का या मैटर को विड्रॉ करने का, ये एक तरीके का कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्रिशनरी पावर होता है और ये बेसिकली प्लेंटिफ के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. प्लेंटिफ का ऑप्शन क्या है कि वो दो या दो से ज्यादा फोरम अगर उसके पास में अवेलेबल है तो वो किसी भी एक फोरम में क्या कर सकता है या किसी भी एक कोर्ट में मैटर फाइल कर सकता है. लेकिन यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ये मैटर जो है ये मैं डिसाइड करूं या ये मैटर जो है ये किसी दूसरा कोई कोर्ट इज अ प्रॉपर फोरम फॉर डिस्पोजल ऑफ सच काइंड ऑफ मैटर, देन इन दैट केस ईदर ऑन द एक्ट ऑफ पार्टीज और द कोर्ट सू मोटो, अगर पार्टी कोई एक्ट नहीं भी करती है, ट्रांसफर एप्लीकेशन नहीं भी लगाती है और कोर्ट को अगर सू मोटो ऐसा लगता है कि ये मैटर को ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए किसी दूसरे कोर्ट में, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है और इसीलिए इसे हम कहते हैं कि कोर्ट को क्या है? कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्रिशनरी पावर है. नाउ let us see what are the essential conditions for application of the section 24 of CPC. जब हम बात कर रहे हैं section 24 की of the CPC तो उसके लिए क्या conditions apply होती है? What are the conditions which need to be applied? Firstly हमने देखा कि सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग होनी चाहिए. दूसरा, द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी कोर्ट मस्ट बी सबॉर्डिनेट टू द सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट. जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफरी कोर्ट है, ये दोनों भी कोर्ट जो है वो कैसे होने चाहिए? सबॉर्डिनेट होने चाहिए, या तो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को या फिर सेम हाई कोर्ट को. नेक्स्ट इज ट्रांसफरी कोर्ट मस्ट हैव अ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड अ जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर टू एंटरटेन एंड ट्राई द प्रोसीडिंग्स. तो ये जो ट्रांसफरी कोर्ट है मतलब कि जहाँ पे हमने मैटर को ट्रांसफर कर दिया है वो कोर्ट है, उसके पास में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए और साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए ताकि वो मैटर को क्या कर सके? डिसाइड कर सके, ट्राई कर सके और डिस्पोज ऑफ कर सके. Now let us see what are the grounds for transfer of suit, appeal and other proceedings. कौन कौन से grounds के ऊपर हम basically मैटर को ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकते हैं? तो ये जो grounds हैं इनको हमने दो पार्ट में बांट दिया है, good and sufficient grounds and second one is insufficient grounds. When we talk about good and sufficient grounds तो हमारे पास में ये चार grounds हमको मिलते हैं जो कि अपने आप में good और sufficient माने जाते हैं और इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे हम मैटर को ट्रांसफर करवा सकते हैं. पहला है कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट इन एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज एंड ऑन द पार्ट ऑफ बोथ पार्टीज एंड ऑफ द पार्टीज कन्वीनियंस. तो कहने का मतलब है कि दोनों भी जो बेसिकली पार्टीज हैं यदि वो खुद कॉन्फिडेंट हैं कि यस बेसिकली जिस भी कोर्ट में हमारा मैटर ट्रांसफर किया जाएगा वो कोर्ट जो है वो उतना बेसिकली कॉन्फिडेंट कोर्ट है कि वो हमको एडमिनिस्टर कर सकता है जस्टिस, देन इन दैट केस डेफिनेटली हम ऑन द एक्ट ऑफ पार्टीज क्या कर सकते हैं? मैटर को ट्रांसफर कर सकते हैं. दूसरा, डेफिनेटली कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज का पार्टीज के कन्वीनियंस के लिए यह जरूरी है कि मैटर को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी हम मैटर को ट्रांसफर कर सकते हैं.
Next, location of the property and heavy expenses already incurred in engaging a काउंसिल। जो प्रॉपर्टी का लोकेशन है वो ऐसा है कि भाई बेटर होगा कि वो पर्टिकुलर फलाने कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्योंकि सिचुएटेड है तो मैटर भी उसी कोर्ट में भेज दो। दोनों भी पार्टीज नागपुर में रहती है, लेकिन यदि प्रॉपर्टी बंगाल में है तो ऐसे वक्त में एग्जीक्यूशन जब करने की बात आएगी तो हमको बंगाल कोर्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज नागपुर का कोर्ट कैसे एग्जीक्यूशन करने जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो प्रॉपर्टी का लोकेशन है और जो भी हैवी एक्सपेंसेस हमको इनक्योर होंगे काउंसिल को एंगेज करते वक्त में, अगर हम यहाँ पे एंगेज करेंगे वहाँ पे एग्जीक्यूशन करवाने के लिए तो ऐसे वक्त में इन ग्राउंड्स के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये सफिशिएंट एंड गुड ग्राउंड्स हैं, हम मैटर को ट्रांसफर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज द फैक्ट ऑफ रेसिडेंस of all the witnesses within the jurisdiction of a particular court। अब मान लीजिए हमारा मैटर ऐसा है जिसमें बहुत सारे विटनेसेस की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे विटनेसेस हैं हमारे मैटर को लेके, प्लेंटिफ और डिपेंडेंट भले ही एक जगह रहते हैं, एक कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, लेकिन जो बहुत सारा विटनेसेस हैं, मान लीजिए कोई कॉज अराइज हुआ है किसी गांव में और वो गांव हमसे 80-85 किलोमीटर दूर है और ऐसे वक्त में सारे विटनेसेस उस इंसिडेंट को देखने वाले सब उसी गांव में रहते हैं, देन इन दैट केस वो गांव जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है बेटर रहेगा हमारा मैटर वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि विटनेसेस की जरूरत पड़ेगी हमको एट द टाइम ऑफ डिसमिसल ऑफ द या एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। तो इसीलिए यहाँ पे बात आ जाएगी कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, मैटर को उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट ग्राउंड कौन कौन से हैं, तो अगर मान लीजिए डिफेंडेंट जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल मैन है उस लोकेलिटी का और इसीलिए बेसिकली डिपेंडेंट चाहता है कि मैटर उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में आ जाए, तो ऐसे वक्त में ये इनसफिशिएंट ग्राउंड है, इसके ऊपर मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा, अपोजिट पार्टी इज अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल। अगर अपोजिट पार्टी जो है वो हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल है और इसीलिए मैटर जो है उसके कन्वीनियंस के लिए वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए उसके टेरिटोरियल एरिया में, दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू टेक, दिस इज ऑल्सो नॉट will not be considered। Next is it is prejudice against the pleader for defendant, यानी कि जो प्लीडर है बेसिकली उसके लिए भी एक तरीके का प्रीजुडाइज है, वो प्लीडर जो कि डिफेंडेंट के बिहाफ में अपीयर हो रहा है। अगर मैटर को ट्रांसफर करा दिया गया तो ही वोंट बी इन अ पोजीशन टू अटेंड द मैटर, देन इन दैट केस इस बात को भी ध्यान में रखते हुए बेसिकली अगर ऐसा बोलता है कि बेसिकली डिफेंडेंट की मेरा प्लीडर आएगा नहीं इतना दूर, तो ये एक तरीके का इनसफिशिएंट ग्राउंड माना जाएगा। देन मेयर कन्वीनियंस ऑफ द डिफेंडेंट, नहीं मुझे कन्वीनियंट होगा, प्लेंटिफ को होता है नहीं होता है दैट इज डिफरेंट, पर मेरे कन्वीनियंस के लिए आप मैटर को इधर ट्रांसफर कर दो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन कहीं और अराइज हुआ है, डिफेंडेंट एक डिफेंडेंट कहीं और रहता है और चारों डिफेंडेंट कहीं दूसरी प्लेस में रहते हैं, देन इन दैट केस एक डिफेंडेंट के कन्वीनियंस के लिए मैटर को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, दिस वुड बी कंसिडर्ड टू बी इनसफिशिएंट ग्राउंड। Then, if a case of a communal nature, the presiding judge of the court is a member of rival community। अगर मान लीजिए केस जो है वो कम्युनल नेचर का है और जो प्रिसाइडिंग जज है उस कोर्ट का वो उस राइवल कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ऐसा अगर हम बोलते हैं, देन इन दैट केस और इसीलिए मैटर को ट्रांसफर कर दो बोलेंगे तो ये दिस इज कंसिडर्ड टू बी इनसफिशिएंट ग्राउंड। ये इनसफिशिएंट ग्राउंड है, इनके ऊपर मैटर को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, सिर्फ सफिशिएंट ग्राउंड्स होने पर ही मैटर को ट्रांसफर किया जाएगा। Now, students, this is what we have completed our yesterday's lecture, and I hope you have understood the concept.